मेरे साथ क्या हुआ था कि यूपीएससी की सब्जेक्ट्स और इसकी पढ़ाई और डिफरेंट चीज़ें जो पढ़ने को मिल रही थी वो मेरे लिए बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही फन बन गई थी। यूपीएससी के लिए मैंने सबसे पहले जो काम किया वो यह था कि मैंने कम से कम 40 या 50 टॉपर्स की वीडियोस देखी। आपको अपने आप को याद दिलाना है कि ये 1 या 2 साल आप कड़ी मेहनत कर ले तो आप आगे जाके अपने लिए बहुत सारे मौके बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ एक यूनिक पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूँगी। Hi, my name is Simran Bharadwaj and I'm here to discuss the usual old enigma, UPSC. मैंने सिक्योर किया है ऑल इंडिया रैंक 172 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 and All India rank 6 in UPSC Combined Defense Services Exam 2021 and both in my first attempt. इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की जर्नी शुरू हुई मेरे कॉलेज टाइम से ही। बचपन से ही एक आर्मी एनवायरनमेंट में बड़े होने के कारण एक एहसास हो गया था कि अगर कुछ करना है तो कुछ ऐसा करना है जिससे सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि देश का भी कुछ फ़ायदा हो सके। समाज के जिस हिस्से से हम आते हैं, मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से हूँ, तो मम्मा को काफ़ी जल्दी ये एहसास हो गया था कि यहाँ लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है to forget about making her opinions count, but to even lead a dignified life. तो मम्मा हमेशा चाहती थी कि मेरी एक ऐसी पोजीशन हो, मैं इतना हार्ड वर्क करूँ कि मेरी वॉइस इट कैन मेक अ डिफरेंस। और पापा का भी यही मानना था, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे सपोर्ट किया। तो इन सब के चलते हुए जब सवाल आया कि अपने करियर में करना क्या है, तो धीरे धीरे पता चला कि यूपीएससी का एक एग्ज़ाम होता है जिससे हम आईएएस, आईपीएस और बाकी सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे एहसास होता गया कि अगर समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है, अपनी आवाज़ बनानी है, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम एक ऐसी परीक्षा है जो हमें उस ओहदे तक पहुंचा सकता है। 2015 में जब मैं सिर्फ 10वीं क्लास में थी, तभी मेरी मम्मा ने एक विश लिस्ट पे लिख के रख दिया था कि मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊं मेरे लिए। तो ये एक कह सकते हैं आपकी स्पेशल मोमेंट रहा। एंड वन थिंग दैट इज़ वेरी वेरी वाइटल इज़ दैट आई डिसाइडेड दैट आई विल टेक द एग्ज़ाम राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। मैं एक भी साल डिले नहीं करूँगी, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं एग्ज़ाम में अपीयर करूँगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए और ये सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। यूपीएससी के लिए मैंने सबसे पहले जो काम किया वो यह था कि मैंने कम से कम 40 या 50 टॉपर्स की वीडियोस देखी। उनकी वीडियोस देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि देयर इज़ अ कॉमन मिनिमम प्लान दैट ऑल ऑफ देम आर फॉलोइंग। और मैंने धीरे धीरे अपने आप को इस प्लान की तरफ ढालना शुरू किया। वहीं कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कॉलेज में किसी क्विज़ कंपटीशन में पार्ट लिया था, जहाँ पे मुझे पुरस्कार मिला था, जो कि पुरस्कृत करने आई थी इल्मा अफरोज़ आईपीएस मैम। उनसे मुलाकात करके, उनसे बात करके थोड़ा और इंस्पिरेशन मिला कि जो ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, शायद यही सही रहेगा। तो मुलाकात करने के बाद जो तैयारी है वो और ज़ोरों-शोरों से शुरू हो गई। फिर तैयारी के दौरान मैंने आइडेंटिफ़ाई किया एक शीट से, जहाँ पे मैंने अपना स्वॉट बना लिया कि मेरी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्च्युनिटीज़ और थ्रेट्स क्या है। जहाँ पे मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये दिख रहा था कि मुझे रोज़ाना कॉलेज भी जाना था और मेरा काफ़ी प्रैक्टिकल कोर्स था जर्नलिज़्म का, जो कि यूपीएससी से ज़्यादा एसोसिएटेड भी नहीं है और साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च और प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ते हैं। तो 9 to 5 कॉलेज और ये प्रैक्टिकल्स, होमवर्क, ट्रैवलिंग टू कॉलेज, बैक टू हॉस्टल, ये सब थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा था कि कैसे होगा। और साथ ही साथ द बैगेज ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड फेलियर्स एंड ऑफ नॉट राइजिंग अप टू वन्स ओन पोटेंशियल, ये भी साथ ही साथ चलता रहा। मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब फुली फाइनल ईयर के स्टार्ट से अपने आप को डेडिकेट कर देना है प्रिपरेशन में। तो मैंने धीरे धीरे अपनी बेसिक्स बुक्स कवर करना स्टार्ट की,
परंतु मैंने साथ ही में अपने जो इंटरेस्ट, जो क्विजिंग, स्पीकिंग, डिबेटिंग थे, उन्हें भी कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं वो सब नहीं करती तो जर्नी मेरे लिए काफ़ी मोनोटोनस हो जाती और मैं अपना जो यूनिक पर्सपेक्टिव है वो इस प्रिपरेशन में ऐड करना चाहती थी। तो इन सब के चलते-चलते मुझे मज़ा आने लगा तैयारी करते हुए। रोज़ की हिस्ट्री, रोज़ की ज्योग्राफी पढ़ते हुए, क्लाउड्स को आइडेंटिफ़ाई करना, गॉर्जेस को देखना, हिस्ट्री के टेम्पल्स को देखना, इसमें इतना मज़ा आने लगा कि ये तो एग्ज़ाम है परंतु ये सब तो शायद मैं ज़िंदगी भर पढ़ सकती हूँ। आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है एक कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंट पैटर्न कि रोज़ाना वही काम डेली करना, उसी पैशन, उसी डेडिकेशन के साथ-साथ। आई थिंक इतना एक लेवल हो गया था प्रिपरेशन का, क्योंकि मुझे पता था कि एक ही साल है और उसमें कॉलेज भी है और कोचिंग भी नहीं है, कि जब मैं सुबह जाती थी अपनी वॉक के लिए और शाम को जब जाती थी अपने रन के लिए, तो उस टाइम भी मेरे हेडफ़ोन्स में हमेशा करंट अफ़ेयर्स एनालिसिस या फिर कोई न्यूज़ आइटम चल रहा होता था। परंतु बेस्ट बात ये थी कि मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था, तो मेहनत थी, परंतु महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये सब तो मैं अपने आप के लिए ही कर रही हूँ। तो मैंने फाइनल ईयर से जब स्टार्ट किया था, तब मैंने जुलाई और अक्टूबर के बीच में अपने प्रीलिम्स पे फ़ोकस किया और जब 4 अक्टूबर को 2020 का प्रीलिम्स हुआ था, तो मैंने उसे घर पे बैठ के दिया, एक सिमुलेशन फ़ॉर्मेट में। और जब उसमें मुझे ये पता चल गया कि कट ऑफ पार हो रहा है, तब मैंने अपना फ़ोकस अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे किया। एंथ्रोपोलॉजी को मैंने दिसंबर तक कवर कर लिया, उसके आंसर शीट्स भी लिखी और उसके बाद जनवरी में मेरा डिसर्टेशन पे थोड़ा फ़ोकस चल गया था, जो मेरे कॉलेज का हमें फाइनल ईयर में सबमिट करना होता है। और डिसर्टेशन के साथ-साथ ही मैंने टाइम निकाला कि मैं मेंस के आंसर पेपर जीएस के लिखना शुरू करूँ। फ़रवरी में एक ऐसा टाइम था जब मैंने एक दिन में 3-3 जीएस के पेपर्स लिखे हुए हैं। आई थिंक पूरे मंथ मैंने मेंस आंसर राइटिंग की थी, बट आई डोंट नो इफ दिस इज़ द आइडियल फॉर्मेट, क्योंकि मुझे वो करने में अच्छा तो लग रहा था परंतु वो बहुत टफ ही था और मुझे आज भी लगता है कि उस टाइम मैं इतनी परफेक्ट नहीं हुई थी आंसर राइटिंग में। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी एक नोट्स की एक जो है कंपाइलेशन बना लें फॉर मेंस और उसके बाद थोड़ा बहुत डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करें और उसके बाद ही मेंस आंसर राइटिंग शुरू करें। फ़रवरी में मेंस आंसर राइटिंग करने के बाद मैंने अपना फ़ोकस फिर से प्रीलिम्स पे किया, जहाँ पे मैंने रोज़ाना एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू किए। कई लोग कहते हैं कि मॉक टेस्ट मैंने शायद कुछ ज़्यादा कर लिए, परंतु मुझे उसमें काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील होता था कि मॉक टेस्ट करने से मुझे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इधर-उधर से एक जगह पे मास्टर होके मिल रही है। तो मैंने अपने मॉक टेस्ट और अपने रिविज़न्स पूरे किए। अक्टूबर में जब हमारा प्रीलिम्स हुआ, उसके पहले ही मैंने फिर से अपना फ़ोकस ऑप्शनल और जीएस पे कर दिया था, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स डिले हो गया था। तो अक्टूबर में जब प्रीलिम्स हुआ तो एग्ज़ाम तो अच्छा गया था, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था कि होगा या नहीं। लेकिन मैंने अपना पूरा फ़ोकस फिर से मेंस प्रिपरेशन पे कर दिया था। मैंने अपने नोट्स कंपाइल करना शुरू किए, डेटा पॉइंट्स को याद करना शुरू किया। फिर से एक बार टॉपर स्ट्रैटेजी देखी कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ या कहीं मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रही हूँ। रोज़ाना आंसर्स लिखने स्टार्ट किए, फ़ोकस मेंस पे ही रहा, प्रीलिम्स के बारे में मैंने सोचा भी नहीं। प्रीलिम्स का जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी खुशी मिली थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चलो प्रीलिम्स तो क्वालीफाई हुआ। उसके बाद धीरे-धीरे मेंस की तैयारी ज़ोरों-शोरों से चलने लगी। मेंस का एग्ज़ाम हुआ, मेरा एग्ज़ाम सेंटर मुंबई में था। एग्ज़ाम के एक दिन मैं थोड़ी बीमार भी पड़ गई थी, तो उस टाइम मेरी मम्मा ही थी जो दौड़-भाग करके मेरी देखभाल कर रही थी। पर थैंकफुली एग्ज़ाम अच्छे से हुए। मेंस का रिज़ल्ट आया तो काफ़ी खुशी हुई थी उस टाइम। जो ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है, वो शायद फाइनल रिज़ल्ट में भी महसूस नहीं हुआ था। परंतु इससे इन दिनों के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना ये हुई कि मैंने 2021 7th फ़ेब को दिया हुआ था अपना कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज़ का पेपर। उनके रिजल्ट्स आने के बाद मुझे एसएसबी का इन्विटेशन आया एट इलाहाबाद, जो कि 2nd to 6 फरवरी चला था, राइट आफ्टर कंप्लीटिंग माय मेंस एग्जामिनेशन। Thankfully, I got recommended at SSB also in my first attempt, and in the final results, I secured a merit of All India rank 6. This made my family very happy, but at the same time, this also presented a dilemma कि अब आर्मी ज्वाइन की जाए या सिविल सर्विसेज। दोनों ही जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे बहुत प्रेस्टिजियस सर्विस मानी जाती हैं।
और वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जहाँ पे आपकी एज की वजह से आपको बहुत सारे पोटेंशियल बेनिफिट्स अटैच्ड होते हैं। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब कौन सी सर्विस ज्वाइन की जाए। पर क्योंकि बचपन से ही था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, तो अपने इस डिसीजन पे को मैंने रिवाइज़ किया, फिर से अपने आप को याद दिलाया कि मेरा मोटिव क्या था, अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया एंड दे वर आल्सो वेरी हैप्पी एंड सपोर्टिव कि आई स्टूड बाय माय डिसीजन ऑफ अपीयरिंग इन द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तब तक मेंस का रिज़ल्ट भी नहीं आया था, तो हम श्योर भी नहीं थे कि इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा या नहीं। पर उस मौके को मैंने जाने दिया आर्मी में जाने को, और फिर मैंने अपना मेंस का जब रिज़ल्ट देखा तो काफ़ी खुशी हुई और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी शुरू की। इंटरव्यू की तैयारी एक बहुत ही मज़ेदार एस्पेक्ट होता है इस एग्ज़ाम का, और शायद मेरा सबसे फ़ेवरेट एस्पेक्ट, एंड दिस ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन माई मार्क्स वेयरइन आई हैव सिक्योर्ड 201 इन द इंटरव्यू। और ये एस्पेक्ट मेरे लिए बहुत ही फ़न था। इंटरव्यू रूम में जब मैं गई तो हमारा जो पैनल था वो काफ़ी जो है, इट वाज़ एन एक्सपीरियंस्ड पैनल। इनिशियली आई वाज़ अ बिट डाउटफुल वेदर देड appreciate whether they would appreciate the fact that maybe I'm inexperienced or something like that, but उनसे interact करने के बाद ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि कोई क्वेश्चन आंसर सेशन था। इट फेल्ट मोर लाइक अ पैनल डिस्कशन। और मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इंटरव्यू के दौरान मैंने 2-3 ऐसी बातें कह दी थी जिस पे पैनल को काफ़ी हंसी भी आ गई थी। तो ऑल्दो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि बाद में वो कहना चाहिए था या नहीं। पर इंटरव्यू के बाद ऐसा लग रहा था कि सिलेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। और फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो दैट मोमेंट प्रोबेबली कांट बी पुट इन वर्ड्स। इससे पहले मेरे रिलेटिव्स को नहीं पता था कि मैंने एग्ज़ाम दिया, और फिर फाइनली अचानक से जब उन्हें पता चला कि अब मुझे IPS में सर्व करने का मौका मिलेगा, तो सब लोग काफ़ी खुश हो गए थे। मेरी नानी के गाँव में मेरे मामा जी ने हर जगह लड्डू बँटवाने शुरू कर दिए थे। तो उस मोमेंट से पता चला कि खुशी का एसेंस तभी होता है जब हम उसे किसी के साथ बाँटें। तो ये थी मेरी जर्नी। और अगर मैंने इससे कुछ सीखा है और मेरा कोई एक्सपीरियंस इससे रहा है, तो वो 3 चीज़ें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। The three key things that you need to probably gain success in this examination is: number 1, utmost focus. During this phase, you should be the personification of a laser sharp focus. आपको अपने आप को याद दिलाना है कि ये 1 या 2 साल आप कड़ी मेहनत कर ले, तो आप आगे जाके अपने लिए बहुत सारे मौके बना सकते हैं। सेकेंड थिंग इज कंसिस्टेंसी एंड कॉन्स्टेंसी। आपको हमेशा एक सिमिलर स्टेट ऑफ माइंड में रहना है और अपने आप को याद दिलाना है कि आपको अपना डेली का काम करता जाना है कंसिस्टेंट होके। आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है जहां आपने पढ़ाई नहीं की या आप कुछ और करना भूल गए, या फिर अगर आपने डिसाइड किया था कि आप आज एक टेस्ट करने वाले हैं तो आपने उसे कन्वीनियंटली स्किप कर दिया। एंड थर्ड thing that you need for having a happy journey through this exam is emotional detachment from this exam, because at the end of the day it's just another exam. It's meant for qualifying by people like you and me. तो आप इसे कोई बहुत बड़ी चीज़ समझ के ना चले, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसे वो समझे, एक एग्ज़ाम समझे, एग्ज़ाम की तरह इसकी तैयारी करें। आई थिंक अगर आप ये 3 चीज़ें जो हैं वो अपने ध्यान में रखेंगे तो यू विल हैव अ हैप्पी कम्फी जर्नी थ्रू आउट द प्रिपरेशन फॉर दिस एग्ज़ाम। और एंड में मैं एक लाइन जो है वो शेयर करना चाहूँगी। सो साइना नेहवाल हैज़ बीन अ पर्सनल इंस्पिरेशन फॉर मी बिकॉज शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम हरियाणा एंड she had also, well, not comparing myself to her, but her journey has always been an inspiring one for me. तो उनकी बायोग्राफी में मैंने एक लाइन सुनी थी एक गाने में, वो है, मांगने वाली चीज़ नहीं है मौका उसका जिसने छीना। तो आपको ये याद रखना है कि इस पूरी जर्नी में यू हैव टू स्टे वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हार्डकोर, एंड देन ओनली यू विल अचीव सक्सेस। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं MK यादव। जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उसके जो लाखों UPSC एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत फाइनेंशियली दिक्कतें आती हैं, जहां एक हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है एक अफोर्डेबल रेट पे। सो मैं बहुत खुश हूं ये बताते हुए कि अब ये दोनों चीज़ें
हाई क्वालिटी एजुकेशन एक अफोर्डेबल रेट पे अब मैं जोश की पूरी फैमिली को दूंगा। तो अब हर हफ्ते जोश टॉक यूपीएससी के चैनल पे आके मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि यूपीएससी एग्जाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। और दूसरा, जो भी बच्चे मुझसे फाउंडेशन कोर्स पढ़ना चाहते हैं उनको मैं एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप भी दूंगा। अगर आप ये अवेल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं।